एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक नए लेक्चर के साथ आ गए हैं जहां पर वी आर गोना बी स्टार्टिंग द चैप्टर दैट इज कॉल्ड जस्टिस। तो बहुत बारी नारा सुना है, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। और हमने जो है बच्चों थ्योरी जो रॉल्स जी ने दी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो हमने पढ़ी है। ठीक है, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस वी हैव स्टडीड अबाउट दैट। नाउ व्हाट वी नीड टू फोकस अपॉन इज व्हाट इज एग्जैक्टली द आइडिया ऑफ जस्टिस। कभी भी अगर हम लोग न्याय की या जस्टिस की बात करते हैं तो असल में वो जो सोच है, वो जो विचार है, क्या बोल रहा है, क्या व्यक्त करना चाह रहा है, तो ये जो चीज है ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले वील बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज जस्टिस। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग जस्टिस का जो आइडिया है, क्या है वो आइडिया, उसकी अलग अलग डायमेंशंस को देखने वाले हैं। क्या जस्टिस का ये मतलब होता है कि सबको एक ही तरीके से ट्रीट करा जाए, या फिर क्या जस्टिस के अंदर ये ख्याल रखा जाता है कि लोगों को उनके एफर्ट के हिसाब से ट्रीट करा जाए, जिसने जो सही करा है उसके हिसाब से ट्रीट करा जाए। व्हाट एग्जैक्टली इज जस्टिस? क्या उसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी जाती है किसी को जस्टिस प्रोवाइड करते टाइम, या सभी को बराबर तरीके से जस्टिस दी जाती है? तो दिस इज समथिंग दैट विल बी फोकसिंग अपॉन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आइडिया है जस्टिस का, क्या यह आइडिया बिल्कुल रीसेंट है, क्या यह अभी अभी आया है क्या आइडिया? ऐसा नहीं है बच्चों। जस्टिस का आइडिया जो है, जो न्याय का विचार है, ये बहुत पुराना है। आप लोगों ने बहुत बारी देखा होगा यार, जो पुराने जैसे शोज होते हैं या एंशिएंट टाइम के जो बनते हैं, राजा महाराजा का दरबार दिखाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं ना राजा से न्याय मांगने के लिए। तो तब से जस्टिस का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। तो धर्म माना जाता था कि धर्म मेंटेन करना है, हमारा धर्म है। राजा को लगता था कि हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि जो लोग हैं उनको न्याय प्रोवाइड कराना है, सच का साथ देना है, गलत नहीं करना किसी के भी साथ में। ठीक है, सो दैट यूज्ड टू बी द आइडिया ऑफ जस्टिस। राजमहल, राज दरबार में बहुत सारे लोग आते थे और न्याय की मांग करते थे। सो इन द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी justice was associated with dharma and maintaining dharma or a just social order was considered to be a primary duty of kings. तो पौराणिक भारतीय समाज में जस्टिस को धर्म के साथ जोड़ा जाता था, एसोसिएट करा जाता था। ठीक है, और धर्म को मेंटेन करना, एक जस्ट सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना एक प्राइमरी ड्यूटी, कर्तव्य माना जाता था राजा का, कि राजा का ये धर्म है, राजा का ये कर्तव्य है कि उसको जो है जस्टिस, न्याय मेंटेन करके रखना है अपने प्रजा के बीच में। ठीक है, तो जो सही है उसको जो है रिवॉर्ड करना है, जो गलत है उसको सजा देनी है, वैसा वाला सिस्टम रहता था। चाइना के अंदर कन्फ्यूशियस, जो कि एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे, उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि किंग्स शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस। वही सेम चीज है चाइना के अंदर भी। जो कन्फ्यूशियस हैं, जो कि एक फिलोसोफर थे बच्चों, बहुत सारी फिलोसफी उन्होंने दी है, उन्होंने भी आर्ग्यू ये करा कि जो राजा महाराजा लोग होते हैं उनको भी न्याय मेंटेन करना चाहिए। कैसे न्याय मेंटेन करना चाहिए? जैसे जो कोई गलत करता है उसको पनिश करो, उसको दंड दो, सजा दो, और अगर कोई सही करता है तो उसको रिवॉर्ड करो। ठीक है, तो यहां पर वो वाला आइडिया था। द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। बेसिकली हर किसी को उसका ड्यू देना है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ जस्टिस। गिविंग ईच पर्सन हिज और हर ड्यू इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। हिज ड्यू का क्या मतलब होता है? हर किसी को उसका ड्यू देना, मतलब कि जो वो डिजर्व करता है वो देना। मतलब क्या, अगर कोई सही कर रहा है तो उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए, है ना। और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो हर किसी को अपना, जैसे आप, मतलब एक तरीके से जैसे आप कर्म करते जा रहे हो उस हिसाब से आपको जो है जो भी चीजें हैं वो मिलनी चाहिए। अगर सही कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा होना चाहिए, गलत कर रहे हो तो आपके साथ गलत होना चाहिए, वो वाली चीज है। ठीक है, नाउ in 4th century BC Athens, Greece, Plato discussed the issue of justice in his book called The Republic. बच्चों की इसकी बात करते हैं सबसे पहले तो प्लेटो जी ने एक किताब लिखी थी जस्टिस के ऊपर, और उस किताब का नाम था द रिपब्लिक। प्लेटो रहते कहाँ थे? एथेंस, जो कि ग्रीस का एक बहुत पुराना टाउन है एथेंस, वहां पर रहा करते थे। एंशिएंट ग्रीस की बात हो रही है। और एथेंस एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। तो पॉलिटिकली
जो ग्रीस है, एंशियंट ग्रीस, उसको बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है, बिकॉज इट इज फ्रॉम देयर दैट द पॉलिटिकल थिंकिंग इवॉल्व, द पॉलिटिकल थिंकिंग स्टार्टेड। वो सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वहां से इमर्ज हुई थी। ठीक है, तो प्लेटो ने जस्टिस की जो बात है वो अपनी किताब द रिपब्लिक में करी है। प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे होता क्या है, द रिपब्लिक जो किताब है ना, उसमें एक तरीके से एक डायलॉग के फॉर्म में बताया गया है कि सोक्रेटिस से कुछ लोग पूछते हैं कि जो लोग अन्याय करते हैं या जो लोग लाइफ में गलत चीजें करते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो चोरी चकारी करता है, तो वो तो मतलब वेल ऑफ है ना फिर ज्यादा। मैं कल को 2 करोड़ चोरी कर लूं तो मैं तो फिर एक तरीके से, चाहे मैं ये अनजस्ट तरीके से पैसा हासिल कर रही हूं, एक गलत तरीके से उस पैसे को हासिल कर रही हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चोर तो बेटर ऑफ हो गया, उसके पास तो पैसा आ गया, है ना। तो यहां पर ना सोक्रेटिस से बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि सोक्रेटिस जी, क्योंकि सोक्रेटिस जी काफी एक ज्ञानी पुरुष होते हैं, काफी ज्यादा समझदार व्यक्ति माने जाते हैं एंशिएंट ग्रीस के अंदर, तो वहां पर लोग उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमेशा देखा जाता है कि जो लोग अनजस्ट तरीके से हरकतें करते हैं, वो लोग चाहे वो गलत कर रहे हैं बट स्टिल दे आर बेटर ऑफ, वो एक बेटर ऑफ कंडीशन में होते हैं। तो सोक्रेटिस ना जवाब देते हैं लोगों को। सोक्रेटिस रिमाइंड्स दीज पीपल that if everyone were to be unjust, if everyone manipulated rules to suit their own interests, no one could be sure of benefiting from injustice. सोक्रेटिस बहुत अच्छा जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि आप सही बोल रहे हो बिल्कुल, कि जो लोग अनजस्ट रहते हैं वो शायद ज्यादा खुश हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये दिखेगा कि अगर हर कोई अनजस्ट हो जाएगा, अगर हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने सेल्फिश गोल के हिसाब से एक्ट करने लगेगा और जो भी वो चाहे करने लगेगा, तो कल को आप देखोगे किसी को भी उस चीज का फायदा नहीं होगा, सबको इनजस्टिस झेलनी पड़ेगी। कैसे? कल को यार सपोज मैं क्या कर रही हूं, मैंने किसी के घर पे डाका डाला है, चोरी कर ली, ठीक है, चोरी करने के बाद हो सकता है कि कल को मेरे ही घर पे डाका पड़ जाए, है ना, चोर के घर में चोरी हो जाए, फिर क्या होगा? तो अगर आप इनजस्टिस कर रहे हो तो कल को बी रेडी, आपके साथ भी इनजस्टिस हो सकती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे नो वन वुड बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। तो इट इज बेटर कि भाई जस्टिस के साथ चलो, एक अच्छे सोशल ऑर्डर में रहो, जहां पे सबके साथ अच्छा करो, सबके साथ सही जो है वो करो, गलत किसी के साथ भी मत करो, क्योंकि कल को ना गलत आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप ही गलत कर करके सबके साथ एक अच्छा लाइफ जीने लग जाओगे। समथिंग बैड कैन ऑल्सो हैपन टू यू, व्हाट यू हैव डन टू अदर्स कैन ऑल्सो हैपन टू यू एंड देन यू वुड नॉट लाइक इट। तो इट्स बेटर टू लिव विद ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस के साथ रहो, जिंदगी गुजारो, लोगों के साथ सही करो, तभी तुम्हारे साथ भी सही होगा। वो ये वाली चीज समझाते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जस्टिस का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ अपने दोस्तों का ही भला करो और जो दुश्मन है उनको हार्म करो, ठीक है, या फिर सिर्फ अपने खुद के इंटरेस्ट को परस्यू करो, जो तुम चाहते हो सिर्फ वही करो, सेल्फिश गोल के हिसाब से चलो। जस्टिस का ये मतलब नहीं होता। जस्टिस का मतलब ये होता है कि आप अपने एक्शंस इस तरीके से ले रहे हो कि यू आर लुकिंग एट द वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों का भला सोच रहे हो जब आप, तभी वो चीज जस्टिस कहला सकती है। सिर्फ अपनों का भला सोचना, सिर्फ अपना भला सोचना इज नॉट जस्टिस, बाकी दूसरों का बुरा सोचना, दैट इज नॉट जस्टिस। जस्टिस इज व्हेन यू थिंक अबाउट द वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी। तो अभी तक बच्चों देखो, कभी भी ना जब हम पॉलिटिकल थ्योरी में किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती। यहां पर ठीक है बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाएंगी, लाइक मैं भी जस्टिस को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप लोग भी जस्टिस को अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये तो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने अपने हिसाब से जस्टिस को एक्सप्लेन करा है। सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ फिलोसोफर्स जो कि उसी सेम कंसेप्ट को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। तो कभी भी किसी एक चीज की एक सिंगल डेफिनेशन नहीं होगी, आपको उसको अलग अलग एस्पेक्ट से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जस्टिस का मीनिंग बताया कि जस्टिस मीन्स गिविंग ईच पर्सन हिज और हर ड्यू, सबको उनका ड्यू दे दो, कि जो सही कर रहा है उसके साथ सही कर दो, जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत कर दो। बट देखो फिर हमारे जो सोक्रेटिस हैं उनके एक डायलॉग की बात होती है जो कि प्लेटो अपनी बुक द रिपब्लिक में लिख रहे हैं। तो इसमें लोग सोक्रेटिस से पूछे कि जो लोग अनजस्ट करते हैं, अन्याय करते हैं, जो लोग धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोग तो खुश हैं, है ना, गलत काम करके भी वो खुश है। तो सोक्रेटिस जवाब देते हैं कि आप अनजस्ट तो हो जाओगे, टेम्परेरीली आप खुश हो जाओगे, बट कल को आपके साथ भी जब वही इनजस्टिस होगी तो आपका भी जब बुरा होगा, देन यू विल रियलाइज कि दिस वाज नॉट द गुड थिंग दैट यू डिड इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, इट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग दैट यू डिड इन द फर्स्ट प्लेस। तो भलाई इसी में है कि आप दूसरों के साथ सही करो, तभी आपके साथ भी सही होता रहेगा, एंड दैट इज जस्टिस। जस्टिस मीन्स द वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल, not just the well-being of your friends, your family or your well-wishers.
सभी का भला करना इज जस्टिस। ठीक है, तो वो ये समझाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है, जर्मन फिलोसोफर है इमैनुअल कांट, और इमैनुअल कांट के हिसाब से भी जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इमैनुअल कांट बोलते हैं कि यार ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, सो वी पोजेस सम डिग्निटी, हमारी कोई इज्जत है समाज में सभी ह्यूमन बीइंग्स की। इफ ऑल पर्सन्स आर ग्रांटेड डिग्निटी, then what is due to each one of them is that they have the opportunity to develop their talents, pursue their chosen goals. Justice requires that we give due and equal consideration to all the individuals. बहुत ही बढ़िया बात इमैनुअल कांट ने भी करी है। इमैनुअल कांट कह रहे हैं कि बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सो देयर इज समथिंग दैट इज कॉमन। क्या कॉमन है? कि हम सब इंसान हैं। अब अगर हम सब इंसान हैं तो वी शुड रिकॉग्नाइज दैट, और इंसान होने के नाते हर व्यक्ति के पास ये मौका होना चाहिए कि उसको अवसर मिले अपनी लाइफ में, जो भी वो करना चाहे जिंदगी में, अपने गोल्स को अचीव करना चाहे, हर व्यक्ति को वो अवसर मिलना चाहिए अपने पोटेंशियल को डेवलप करने का, अपने टैलेंट्स को डेवलप करने का, और अपना जो गोल है वहां तक पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, कि जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल दी इंडिविजुअल्स। सारे के सारे लोगों को इक्वल ट्रीट करो, ड्यू इक्वल कंसिडरेशन दो, दैट इज व्हाट जस्टिस मीन्स अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट। ठीक है, अब तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स जस्टिस की आ गई हैं। अब जरा बात करते हैं 3 डायमेंशंस की, कि जस्टिस होता क्या है। अब बच्चों, हम लोगों को ना हमेशा ही लगता है कि जस्टिस मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देना इज जस्टिस, न्याय। कि भाई कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी का रंग रूप अलग है, किसी का धर्म अलग है, किसी की जाति अलग है, कोई नहीं। एज ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल आर डिफरेंट, बट स्टिल एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली या फिर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, सबको यही लगता है कि ये जस्टिस का ट्रू मीनिंग है। हर एक हद तक है। तो यहां बोला जाता है कि इट इज कंसिडर्ड दैट ऑल इंडिविजुअल्स share certain characteristics as human beings, therefore they deserve equal rights and equal treatment. तो क्योंकि हम सब human beings हैं, हम सबको भगवान ने इस धरती पर उतारा है, तो there is certain things that are common with between us, and हम सबको equal rights और equal treatment मिलना चाहिए। कुछ equal rights और equal treatment हम सभी को मिलना चाहिए, जैसे कि the right to life, the right to liberty, property, political rights like the right to vote, the right to enjoy equal opportunities with other members of the society, तो all of these things, right? तो ये कुछ ऐसे अधिकार है जो कि हर किसी को बराबर रूप से मिलने ही चाहिए। जीवन जीने का अधिकार, अरे अगर आप लोगों को एक ह्यूमन बीइंग बनाकर भेजा है इस धरती पर, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक जीने का अधिकार है जो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता, है ना। आजादी सभी को मिलनी चाहिए बराबर रूप से, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सभी को बराबर रूप से मिलनी चाहिए। हाँ, अवसर, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर अवसर मिलने चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सभी को बराबर रूप से मिलनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली वुड रिक्वायर दैट पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्लास, कास्ट, रेस और जेंडर। तो यहां बोला जा रहा है कि ये कुछ अधिकार हैं, जैसे कि द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, तो ये सबको बराबर रूप से मिलने ही चाहिए। प्लस ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली का ये भी मतलब है कि लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो उनके रंग रूप के बेसिस पे हो, चाहे वो कितने अमीर है कितने गरीब है इस बेसिस पे हो, चाहे वो उनकी जाति के बेसिस पे हो, चाहे वो उनके धर्म के बेसिस पे हो, चाहे वो इस बेसिस पे हो कि वो मेल है फीमेल है, नहीं। तो इन सभी बेसिस के ऊपर लोगों के बीच में एक तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, उस सेंस में एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी कंसिडर्ड इक्वल, एंड सेकेंडली देयर आर सर्टेन बेसिक राइट्स दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन इक्वली, जैसे कि द राइट टू लाइफ, द राइट टू लिबर्टी, द राइट टू प्रॉपर्टी, द राइट टू वोट, द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो ये कुछ ऐसे अधिकार है जो कि सभी को बराबर रूप से मिलने चाहिए और सभी को बराबर कंसिडर करा जाना चाहिए, उनके बीच में भेदभाव नहीं करा जाना चाहिए इन सब मटीरियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये तो एक पहली चीज हो गई। बट बच्चों, क्या हम सभी को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं हर एस्पेक्ट में? ऐसा नहीं हो सकता। कल को मैं बोलूं कि यार मैं ना एक एग्जाम कंडक्ट करा रही हूं, और उस एग्जाम के अंदर क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे बहुत मेहनत करके आते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, कुछ बच्चे बिल्कुल छूते ही नहीं है किताब को। वहीं पर मैं क्या करती हूँ, जब रिजल्ट देती हूं मैं, तो रिजल्ट देते टाइम मैं सबको 100 में से 100 नंबर दे देती हूँ। क्यों भाई? ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब बराबर है, सबको 100 नंबर मिलेंगे।
पर क्या ये चीज आपको जस्ट लगेगी? वुड दिस बी कंसिडर्ड एज जस्टिस? नॉट एट ऑल। आप बोलोगे मैम ये तो आपने बहुत ही गलत करा है, ये तो आपने जस्टिस नहीं दी है। क्यों? क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट द ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। There could be circumstances in which we might feel that treating everybody equally would be unjustly. Everybody starts from the same baseline of equal rights. Justice in such cases would mean rewarding people in proportion to the scale and quality of their effort. All right. तो सिंपल सी बात यह है यार कि अगर तुम ध्यान दोगे तुम्हें पता चलेगा कि मैम ये जस्टिस नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है ना अपने मन में कि हाँ मैम सबको 100 में से 100 दे दो बढ़िया हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, बट वो चीज जस्ट नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर गलत क्या हो रहा है? गलत उस बच्चे के साथ हो रहा है जिसने मेहनत बहुत करी है। उस बच्चे के साथ तो चलो वो तो बहुत खुश हो जाएगा जिसने बिल्कुल मेहनत ही नहीं करी, जो कह रहा है अरे वाह अब तो पूरे नंबर पूरे मिल गए हैं, तो वो तो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जिसने मेहनत करी है वो सोचेगा कि यार फिर मेरी मेहनत का फायदा ही क्या हुआ, राइट? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बेस लाइन तक आप इक्वल राइट्स प्रोवाइड करो। सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना कि वो टेस्ट में बैठ सके, सबको पता है, सबको सेम टीचर पढ़ा रही है, सबको टेस्ट में बिठाया जा रहा है, सबको सेम किताबें सेम स्टडी मटेरियल मिल रखा है, तो वहां तक तो सबके बीच में इक्वालिटी है। उसके आगे कौन एक्सेल करेगा, कौन ज्यादा आगे तक पहुंचेगा, किसके नंबर ज्यादा आएंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन, राइट? सो एक स्केल तक, एक लेवल तक everyone has been provided the equal rights. But if you want to go above that, if you want to go beyond that, तो वो वाली चीज आपके efforts, आपकी skills, आपके talents है ना, आपने अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड कर दी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सपोज आपने सबको प्रोवाइड कर दी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी से लोग जो हैं एक इक्वल उस ग्राउंड तक पहुंच भी गए हैं। इसके आगे कौन जाता है तो वो डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स पर, वो डिपेंड करेगा कि आपका टैलेंट क्या है, ठीक है? तो वो सारी चीजों पर, कितना आप पुश मारते हो, वो वाली चीजों पर इट विल ऑल डिपेंड अपॉन। ऑलराइट, तो यहां पे वही बोला जा रहा है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जिसमें हमें लगेगा कि हर किसी को इक्वली ट्रीट करना इज अनजस्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको एक टेस्ट का एग्जाम्पल दिया कि हर किसी को इक्वली ट्रीट करना भी अनजस्ट हो सकता है कभी कभी, ठीक है? तो इस वजह से बात यह है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो एक पॉइंट तक, टिल द टाइम आप सबको एक इक्वल ग्राउंड पे नहीं ले आते। उस इक्वल ग्राउंड पे लाने के बाद जब हमें पता है कि यार हाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबके पास ये बेसिक राइट्स हैं, नाउ हु विल एक्सेल टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर एफर्ट्स, ठीक है? तो फिर जो है लोगों को रिवॉर्ड करना है इन प्रपोर्शन टू देयर एफर्ट्स, ओके? तो सबको एक इक्वल ग्राउंड प्रोवाइड करने के बाद, यानी कि इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के बाद, you need to actually do what? ठीक है, तो उनके एफर्ट्स के प्रोपोर्शन में आपको फिर उनको रिवॉर्ड करना है। ऑलराइट, ये बात तो एकदम क्लियर है, ठीक है? कि जो ऑब्वियस सी बात है ना, एग्जाम में फिर मैं देखूंगी कि किसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, ढंग से किसने लिखा है, किसको ज्यादा आता है, उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। किसी को 90 मिलेंगे, किसी को 80 मिलेंगे, किसी को 50 मिलेंगे, किसी को हो सकता है 0 भी मिले जिसने कुछ खाली छोड़ दिया है पेपर, राइट? तो उस हिसाब से यू विल बी रिवॉर्डेड इन प्रपोर्शन टू दी एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन। हाउएवर, it would be fair and just to reward different kinds of work differently if we take into account the factors such as the effort required, the skills required, the possible dangers involved in that work and so on. बच्चों, तभी आप देखते हो कि समाज के अंदर जैसे अब कोई इंसान है जिसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो वो इंसान हो सकता है कि सड़क पे खड़ा होकर
सब्जी बेच रहा हो सकता है कि वो इंसान एक कारपेंटर हो, एक बार्बर हो, कोई भी जॉब कर रहा हो, मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहा हो, और उसके लिए शायद उसको इतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि शायद वो काम ऐसा देखा जाता है कि उसमें ज्यादा स्किल्स नहीं है, राइट। वहीं पर अगर एक इंसान किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, बहुत अच्छे पैकेज पे है, तो वो इसलिए है क्योंकि उसने बहुत, मतलब सपोज हमने एक तरीके से सबको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करा, इक्वालिटी प्रोवाइड करी, उसके बाद किसने उसका इस्तेमाल करा, कौन किस मुकाम तक पहुंचा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एफर्ट ऑफ दैट पर्सन। कल को आप लोग भी देखोगे जब आप स्कूल से पास आउट होंगे 12th के बाद में, तो यू विल सी कि पीपल फ्रॉम योर बैच हु आर एट द सेम लेवल एज यू विल गो टू डिफरेंट प्लेसेस। हो सकता है कि कोई कल को चल के लॉयर बन जाए, हो सकता है कि कोई कल को चल के टीचर बन जाए, हो सकता है कोई कल को चल के एक यूपीएससी क्लियर करने के बाद एक आईएएस आईपीएस बन जाए। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट एफर्ट्स दे आर पुटिंग, व्हाट स्किल्स दे हैव, और उसके हिसाब से उनको डिफरेंटली रिवॉर्ड किया जा रहा है। तो आप लड़ने झगड़ने थोड़ी लग जाओगे कि यार यूपीएससी इसी का क्यों क्लियर हुआ, सबका क्लियर होना चाहिए, नहीं ना, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, उस चीज के लिए एफर्ट डाला है, तो वो वाली चीज है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो है फेयर और जस्ट इसी चीज को माना जाएगा जब इंसान एफर्ट किसी चीज के लिए कर रहा है और उसको उस हिसाब से क्या किया जा रहा है, उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड किया जा रहा है। तो अलग अलग काम को अलग अलग हिसाब से रिवॉर्ड करा जाता है, ये देखने के बाद कि उस काम में कितना एफर्ट लग रहा है, उस काम में कितनी स्किल्स लग रही है, वो काम कितना डेंजरस है, डेंजरस नहीं है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद जो है लोगों को रिवॉर्ड करा जाता है इन द सोसाइटी इन प्रपोर्शन टू देयर स्किल्स, इन प्रपोर्शन टू देयर एफर्ट्स। नाउ फॉर जस्टिस इन द सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंस्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सब इक्वल हैं, सब ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि सब ह्यूमन बींग्स हैं तो सब इक्वल्स हैं। उन इक्वल्स को अधिकार है कि उनको इक्वली ट्रीट करा जाए टू अ लेवल जहां पर उनको जो बेसिक राइट्स हैं वो सभी को बराबर रूप से प्रोवाइड करे जाए और किसी के बीच में कोई भेदभाव ना हो। लेकिन उसके बाद लाइफ में ऐसे मुकाम आते हैं जहां पर आप लोगों को ट्रीट करते हो इन प्रपोर्शन टू देयर एफर्ट, यू रिवॉर्ड देम इन प्रपोर्शन टू देयर एफर्ट, इन प्रपोर्शन टू देयर स्किल्स। ऑलराइट, तो इसलिए ये जो दोनों चीजें हैं, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि ट्रीटिंग पीपल इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एफर्ट, तो दैट शुड बी बैलेंस्ड लिटिल। उन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर वो बात की जा रही है। नाउ इफ वी वुड मूव अहेड, यहां पर एक और एस्पेक्ट आता है जस्टिस का, दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ द पीपल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, उनको बेसिक राइट्स प्रोवाइड करेंगे अप टू अ लेवल, उसके बाद जो जितने एफर्ट मारेगा, जिसके पास जो स्किल होगी उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। और एक और चीज आती है, कुछ लोगों को आपकी स्पेशल हेल्प की जरूरत होती है एंड वहां पर बच्चों आपको उन्हें वो स्पेशल हेल्प प्रोवाइड भी करनी पड़ती है। सो हियर comes the third aspect of justice that talks about the recognition of the special needs of the people. Taking into account the special needs of the people while distributing rewards or duties, people with special needs, disabilities could be considered unequal in some particular respect and deserving of special help. Physical disabilities, age, lack of access to good education, healthcare, some of the factors that are considered on grounds for special treatment in many countries. तो ये कुछ factors हैं। देखो, बहुत सिंपल सी चीज समझाऊंगी, बहुत इजी रहेगा, समझेगा इस चीज को। सपोज बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है कि एक अस्पताल है, सपोज एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर ना, मतलब बाहर स्टेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है, स्टेयर्स लगी हुई हैं लोगों के चढ़ने के लिए। अब नॉर्मली तो सारे लोग सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो शायद चल नहीं सकता, जो शायद व्हील चेयर पे है, जिसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो व्यक्ति उन स्टेयर्स को क्लाइंब नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि हाँ हाँ ठीक है, अरे चढ़ के आ जाओ स्टेयर्स, हमने तो स्टेयर्स ही लगवा रखे हैं क्योंकि सबको हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, here you need to see कि there are certain people who need some special treatment. If they want to enter the hospital, they just cannot climb the stairs. तो उनके लिए आपको रैंप बनाना होगा ताकि वो रैंप पे आराम से व्हीलचेयर को अपने ऊपर तक ला सकें, राइट। तो यहाँ पर रैंप बनाने से आप ये नहीं कर रहे हो कि आप लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो, बल्कि आपने एक स्पेशल एक तरीके से कंसिडर करा है, because there are certain people who are not able to walk the stairs, climb the stairs. So for that case, हमने उन physical disabilities को consider करने के बाद एक रैंप को कंस्ट्रक्ट कराया है, लोगों की स्पेशल नीड्स को ध्यान रखकर हमने ये स्पेशल ट्रीटमेंट देने का सोचा है। तो ये चीज भी जस्टिस है
यहाँ कोई इनजस्टिस नहीं हो रही है। सिमिलरली रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं भारत देश के अंदर, तो वहां पर वैसे तो हम बोलते हैं कि मैम सबको तो बराबर राइट्स मिलने चाहिए, बट फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे कास्ट ग्रुप्स हैं, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, जिनको रिजर्वेशन दी जाती है, सीटों को आरक्षित किया जाता है इन सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनकी स्पेशल नीड्स को हम ध्यान में रखते हैं। हमें ये रियलाइज होना चाहिए बच्चों कि देयर हैज बिन लाइक अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर कास्ट्स इन आवर कंट्री। एक बहुत लंबा इतिहास रहा है कि कुछ कास्ट ग्रुप्स जो हैं हमारे देश के अंदर, उनके साथ काफी बुरे तरीके से भेदभाव किया गया है। और क्योंकि हमें ये चीज का पता है, तो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंड इन द सोसाइटी कि बाकी लोग जो थे, जो दूसरे कास्ट ग्रुप्स थे, वो तो इक्वालिटी पर आ गए, लेकिन बहुत से ऐसे कास्ट ग्रुप्स जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन की गई थी, जिनको कमतर माना जाता था, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई, वो काफी पीछे रह गए। तो इक्वालिटी तो नहीं है ना। तो इक्वालिटी लाने के लिए इन लोगों को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी जाती हैं ताकि वो बराबरी कर सकें। ये रिजर्वेशन का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि इन कास्ट ग्रुप्स को और आगे लेकर जाया जाता है। रिजर्वेशन देने का मतलब और मकसद यही होता है कि उनको बराबर स्केल पे लाया जाए बाकी दूसरे ग्रुप्स के। दैट इज हाउ इट, मतलब इक्वालिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड, जस्टिस इज बीइंग प्रोवाइडेड बिकॉज यू आर रिकॉग्नाइजिंग द स्पेशल नीड्स ऑफ सर्टेन पीपल। ठीक है, जैसे अभी क्या एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अब जब देखो भारत देश बना था, भारत देश के बनने के बाद जो कश्मीर का इलाका है उसको शामिल करा गया था, है ना। वहां के जो महाराजा थे हरि सिंह, उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराकर हम लोगों ने कश्मीर को भारत में शामिल करा था। अब हुआ क्या कि बाकी स्टेट्स को जैसे नॉर्मल प्रोविजंस मिलते थे, बट कश्मीर को कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई। जैसे वहां पर अलाउ कर दिया गया कि लोग, हाँ, वहां का अपना झंडा था, वहां का अपना संविधान था, भारत के जो सेंट्रली जो लॉज बनते थे वो वहां पे तभी एप्लीकेबल होते थे जब वहां की स्टेट लेजिस्लेचर उन पे एग्री करती थी। तो ये सारी चीजें क्यों करी गई थी? क्योंकि बच्चों उस टाइम पे इट वाज रिकॉग्नाइज्ड कि कश्मीर को, क्योंकि जिस हालातों में उसको शामिल किया गया था देश के साथ में, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड कि वहां के लोगों की कुछ स्पेशल नीड्स है, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है। तो उन स्पेशल नीड्स को, उन स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस उन लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने इनइक्वालिटी करी है, इनइक्वालिटी नहीं करी है, वो भी एक तरीके की इक्वालिटी ही थी। ठीक है, एज, अब एज की भी बात करो। अब कोई बूढ़ा इंसान है और कोई जवान इंसान है, तो अगर आप बूढ़े लोगों के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो तो इसमें कोई गलत चीज है क्या? नहीं ना, आप एक तरीके से जस्टिस ही तो कर रहे हो, क्योंकि आपको ये रियलाइज हो रहा है कि हाँ, जो बूढ़े लोग हैं उनको शायद इन स्पेशल हम बोल सकते हैं ट्रीटमेंट की जरूरत है, दे रिक्वायर दैट, एंड दैट इज व्हाई यू आर डूइंग इट फॉर देम, राइट? सो देयर इज नो हार्म इन दैट। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑलराइट, नाउ इसी के साथ आगे आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वही बात है कि in India, the constitution allowed for the reservations of government jobs, quotas for admission to educational institutions for people belonging to the scheduled caste and the scheduled tribes due to the social discrimination on the grounds of caste. तो भारत के अंदर जो भारतीय संविधान था उसने अलाउ करा कि जो सरकारी नौकरियां होंगी, जो स्कूल के एडमिशंस होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, वहां पर रिजर्वेशंस की जाएंगी, वहां पे कोटाज रखे जाएंगे फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्यों? क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स दो ऐसे ग्रुप थे जिनको सामाजिक तौर पर काफी ज्यादा उनका शोषण किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जिसकी वजह से ये ग्रुप्स, कास्ट ग्रुप्स बहुत पीछे रह गए थे। दे वर क्वाइट बैकवर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। दैट इज व्हाई इट वाज एक्चुअली कंसिडर्ड नेसेसरी कि दे नीड सम स्पेशल ट्रीटमेंट। ऑलराइट, so that is why they were given some special treatment, and we see कि उनको एक तरीके से बराबर ग्राउंड पे लाने के लिए this system of reservations, this system of quotas was brought in. All right, I hope this thing is very very clear to you guys. ठीक है, तो एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज हमने पढ़ी है। जस्टिस कि जब हम बात करते हैं बच्चों, आज हमने बेसिकली जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझा। न्याय का कॉन्सेप्ट कोई बहुत नया नहीं है, बहुत पहले से राजा महाराजा लोग न्याय दिलवाते आ रहे हैं, सही का साथ देते आ रहे हैं, गलत को दंड देते आ रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने देखा कि 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जस्टिस के।
सबसे पहली चीज होती है ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, जो कि ये बोलती है कि बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स वी पोजेस सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि बराबर रूप से मिलने चाहिए और हम लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। बट हाँ, इस इक्वल ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जब सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, इक्वल राइट्स मिल गए हैं, देन जाहिर सी बात है कि लोगों को उनके एफर्ट के प्रपोर्शन के हिसाब से रिवॉर्ड करा जाना चाहिए। कौन कितने एफर्ट कर रहा है, कौन कितनी आगे बढ़ रहा है, उन मौकों का फायदा उठाकर कौन कितना ज्यादा आगे जा रहा है, उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड करा जाएगा। तो दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट। तीसरी चीज आती है लोगों की स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज करना, और वही जस्टिस होती है। ठीक है, तीसरा एस्पेक्ट है जस्टिस का, टू रिकॉग्नाइज द स्पेशल नीड्स ऑफ द पीपल। तो कुछ लोगों की एज की स्पेशल नीड हो गई, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज की वजह से लोगों की स्पेशल नीड्स हो गई, कुछ लोगों को जैसे स्लम एरियाज हैं, बहुत पिछड़े हुए इलाके जहाँ पे शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं मिल रहा है, जिनको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, तो शायद उनकी कुछ स्पेशल नीड्स हो गई। तो ऐसी स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज करके ऐसे लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना इज ऑल्सो कंसिडर्ड जस्टिस, इज ऑल्सो कंसिडर्ड इक्वालिटी। दैट इज नॉट इनइक्वालिटी एंड दैट इज नॉट इनजस्टिस। ऑलराइट, बिकॉज ये सब चीजें कर ही तो आप उनको एक बराबर स्तर पे लाने की कोशिश कर रहे हो। इस स्पेशल ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करके आप उनको बराबर लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हो विद द रेस्ट ऑफ द पीपल, राइट? दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी। और इसी के साथ हमारा जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिया है। बच्चों मेरे को जरूर बताइएगा कि कैसी लगी क्लास, कौन सा अगला टॉपिक है किसी भी चैप्टर का जो कि आप पढ़ना चाहते हो, तो राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। आप लोग बिल्कुल कमेंट्स के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करते, विच इज समथिंग दैट आई रियली डोंट लाइक। मतलब अगर क्लास देखते हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखा करो, मुझे प्लीज बताया करो कि कौन सी चीज आपको पढ़नी है, तभी वो वाला हम कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे ना नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सो डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।